बिहार में लोकल अखबारों में एक खबर फैल रही थी। टुकड़ों में मिली लाश। वो लाश किसकी थी, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। और जैसे जैसे उस लाश की गुत्थी सुलझती है, लोगों को हैरान कर देते हैं कि ऐसी भी कहानियाँ होती हैं और ऐसे भी क्राइम होता है। इसके बाद एक व्यक्ति दावा करता है कि वह उसकी बेटी की लाश है, लेकिन उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है और इस केस का खुलासा भी करती है। लेकिन क्या है ये केस और कौन थी उस लाश में, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी क्या है। राजधानी पटना के थाना परसा बाजार के थाना प्रभारी नंद जी अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी 60-65 साल का एक व्यक्ति अंदर आया। उन्होंने उस पर सरसरी निगाह डालने के बाद सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर उभरी चिंता की लकीरों से साफ लग रहा था कि वह परेशान और चिंतित है। नंद जी ने उसके आने का कारण पूछा तो वह बोला, साहब, मेरा नाम राकेश चौधरी है। मैं तरेगना डीह गांव का रहने वाला हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। परेशानी पूछने पर वह बोला, साहब, मेरी विवाहित बेटी गीता 1 हफ्ते से घर से लापता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। स्थानीय अखबारों में कई दिनों से टुकड़ों में मिली महिला की लाश की खबरें छप रही हैं। उस खबर को पढ़कर ही मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति अपने थैले से गीता की तस्वीर निकालकर नंद जी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह गीता की तस्वीर है। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई है। आप फिक्र ना करें, नंद जी ने तस्वीर पकड़ते हुए कहा। वैसे आप कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि गीता इसी थाना क्षेत्र से लापता हुई है? साहब, मैं यह बताना भूल गया कि मेरी नातिन यानी गीता की बेटी, जिसका नाम पूनम है, अपने पति रंजन के साथ कुसुमपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। जब मैं उसके घर गया तो ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि पूनम 18 तारीख से ही घर पर नहीं है। उसका फ़ोन भी बंद है और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। नंद जी के कहने पर राजेश चौधरी ने अपनी बेटी गीता की गुमशुदगी की तहरीर लिखकर दे दी। दरअसल 18 अप्रैल को पटना गया पैसेंजर ट्रेन के गया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में ऊपर सीट पर कोने में बादामी रंग के लेदर के 2 बड़े बैगों में किसी महिला के हाथ पैरों के कटे हुए 3-3 टुकड़े मिले थे। इसके 3 दिन बाद 20 अप्रैल को जक्कनपुर के पटना गया रेलखंड पर गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर किसी महिला का कटा हुआ सिर और फ्लैक्स में बंधे हुए धारदार हथियार मिले थे। उसी दिन उन्हीं के थाना क्षेत्र परसा बाजार की कुसुमपुरम कॉलोनी में किसी महिला का धड़ से कमर तक का हिस्सा एक नाले से बरामद किया गया था। दरअसल 2 जिलों पटना और गया के 3 थाना क्षेत्रों गया जंक्शन, पटना के जक्कनपुर और परसा बाजार में 15 टुकड़ों में बटा एक महिला का शव मिला था। शव एक अधेड़ महिला का था, जिसकी उम्र करीब 40 से 50 साल के बीच रही होगी। एक दिन के अंतराल में मिले शव के टुकड़ों से पटना और गया में सनसनी फैल गई थी। गया, जक्कनपुर और परसा बाजार के मिले अंगों को एसएसपी मनु महाराज की एक महिला के होने की आशंका जता रहे थे। उनका तर्क था कि हत्यारों ने लाश के टुकड़े 2-3 जगहों पर इसीलिए फेंके होंगे ताकि पुलिस आसानी से न तो महिला की शिनाख्त करा सके और न ही कातिलों तक पहुंच सके। इससे साबित हो रहा था कि कातिल जो भी है बहुत चालाक था। स्थानीय अखबारों ने शव के टुकड़ों की सनसनीखेज खबर बनाकर पुलिस की धज्जियां उड़े रखी थी। राजेश चौधरी की बेटी गीता 17 अप्रैल से लापता थी। उसने उसका जो हुलिया बताया था, शव के कटे अंगों को जोड़कर देखने पर काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था। नंद जी ने सोचा कि कहीं शव के टुकड़े गीता के तो नहीं हैं।
नंदजी ने जक्कनपुर के इंस्पेक्टर S.K. झा को अपने थाने बुला लिया। वह जब परसा बाजार थाना पहुँचे तो उन्होंने उनका परिचय राजेश चौधरी से करवाया और सारी बात उन्हें बता दी। इसके बाद वह राजेश चौधरी और इंस्पेक्टर झा को साथ लेकर SSP मनु महाराज के ऑफिस गए और उन्हें पूरी जानकारी दी। SSP मनु महाराज ने जक्कनपुर के थाना प्रभारी A.K. झा से उस फ्लैक्स के बारे में जानकारी ली जिसे जक्कनपुर के रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था और उसमें खून से सने 3 धारदार हथियार भी मिले थे। उस फ्लैक्स पर फ्रेंड्स क्लब ऑफ कुसुमपुरम, नथुपुर रोड, परसा बाजार लिखा था। फ्लैक्स पर लिखे पते के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो ना हो महिला का कुसुमपुरम से कोई तो संबंध होगा। पुलिस की मेहनत तब रंग लाई जब लापता बेटी की तलाश के लिए राजेश चौधरी थाने पहुंचे। पुलिस को यकीन हो चला था कि टुकड़ों में मिला शव गीता का ही होगा, क्योंकि जिस दिन से गीता लापता हुई थी उसी के अगले दिन से उसकी बेटी और दामाद भी मकान पर ताला लगाकर फरार थे। पुलिस के शक की सुई मृतका की बेटी पूनम और दामाद रंजन की ओर घूम गई थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। चूँकि यह सनसनीखेज मामला परसा बाजार थाने से जुड़ा था, इसलिए इस केस को गया राजकीय रेलवे थाने और जक्कनपुर थाने से स्थानांतरित करके जांच के लिए परसा बाजार थाने को सौंप दिया गया। SSP मनु महाराज के आदेश पर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी परसा बाजार थाना प्रभारी नंदजी को सौंपी गई। जक्कनपुर थाने के इंस्पेक्टर A.K. झा को कहा गया कि केस के खुलासे में वह नंदजी का सहयोग करें। थानेदार नंदजी और A.K. झा ने फ्लैक्स पर लिखे पते को ध्यान रखते हुए जांच आगे बढ़ाई। फ्लैक्स पर फ्रेंड्स क्लब ऑफ कुसुमपुरम, नथुपुर रोड, परसा बाजार लिखा था। पुलिस ने शक के आधार पर कुसुमपुरम के 6 युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन युवकों ने बताया कि इस तरह के फ्लैक्स उन्होंने सरस्वती पूजा में लगाए थे और बाद में डेकोरेशन वाले फ्लैक्स में सामान लपेट कर ले गए थे। उन युवकों से पूछताछ के आधार पर पुलिस उस डेकोरेटर तक पहुंच गई जिसने सरस्वती पूजा में सजावट की थी। डेकोरेटर ने पुलिस को बताया कि जनरेटर देने वाला राजेश चौधरी फ्लैक्स को अपने साथ ले गया था। डेकोरेटर से पुलिस ने राजेश का पता लिया और शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके गांव खाजे कला पहुंच गई। राजेश घर पर ही मिल गया। अचानक पुलिस को देखकर वह घबरा गया। उसके चेहरे के उड़े रंग और पसीने को देखकर पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाना परसा बाजार ले आई। वहां जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पूछताछ में उसने बताया कि मरने वाली गीता उसके दोस्त रंजन की सास थी। रंजन ने उसे 20,000 रुपये देने का लालच दिया था और उसके कहने पर ही उसने उसका साथ दिया था। हत्या के बाद उन दोनों ने मिलकर गीता के शरीर के पास 15 टुकड़े किए थे। यह बात 22 अप्रैल की है। राजेश के बयान के आधार पर पुलिस ने उसी रात खाजे कला से मृतका के पति उमेश कांत चौधरी, उसकी बेटी पूनम और प्रेमी अरमान मियाँ को गिरफ्तार कर लिया। रंजन पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया था। पुलिस ने पूनम और उमेश कांत से गीता की हत्या और अरमान से उसके प्रेम के रिश्ते के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उमेश कांत ने पत्नी की हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा था उससे पर्दा उठ चुका था। गीता देवी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उमेश कांत चौधरी, पूनम, रंजन चौधरी और राजेश को नामजद आरोपी बनाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में गीता हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरीके से सामने आई। 48 वर्षीय उमेश कांत चौधरी मूल रूप से पटना के शाहपुर थाना के गांव जमसौर का रहने वाला था। वह शारीरिक रूप से विकलांग था और विकलांगता के आधार पर उसे पटना सचिवालय स्थित भवन निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी मिल चुकी थी। करीब 25 साल पहले उसका विवाह इसी जिले के मसौड़ी तरेगना डी के रहने वाले राकेश चौधरी की बेटी गीता से हुआ था
औसत कदकाठी की गीता को शादी के बाद जब पति के विकलांग होने की बात पता चली तो उसके अरमान आंसुओं में बह गए और उसके साथ अपनों ने ही उसे धोखा दिया था। शादी से पहले माँ बाप ने बेटी को उसके पति की विकलांगता के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी है, अच्छा कमाता है और उसमें कोई दुर्गुण नहीं है और वह परिवार और पैसे से भी मजबूत है। बेटी के भावी जीवन के प्रति एक पिता की यह सोच गलत भी नहीं है। खैर, पति जैसा भी था, उसका जीवन साथी था। गीता से वह बहुत प्यार करता था और दोनों की जीवन नैया आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। धीरे धीरे गीता 3 बच्चों की माँ बन गई। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद भी उसकी शारीरिक बनावट को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की माँ है। उमेश कांत के बचपन का एक दोस्त उसी गांव में रहता था जिसका नाम अरमान मियाँ था। वह गबरू जवान था और उसका आना जाना घर के भीतर तक था। दोस्त की बीवी को वह भाभी कहकर बुलाता और कभी कभी उससे मजाक भी कर लेता। गीता इसे गंभीरता से नहीं लेती थी। अरमान ने जब से दोस्त की पत्नी को देखा था तो वह उस पर दिल आ गया था। गीता भी अरमान से कसरती और सुडौल बदन को देखकर उस पर मर मिटी थी और जल्दी ही दोनों के संबंध भी बन गए। उमेश कांत भले ही शरीर से विकलांग था, लेकिन आँख से अंधा या कान से बहरा नहीं था। उसे पत्नी और दगाबाज दोस्त की घिनौनी करतूतों का पता चला तो वह गुस्से से लाल हो उठा। उसने पत्नी को समझाया कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन अरमान के प्यार में अंधी गीता को ना तो पति की बात सुनाई दी और ना ही उसकी नसीहत का कोई असर हुआ। इसी बात को लेकर उमेश पत्नी से नाराज रहता था। गीता और अरमान के अवैध संबंधों से परेशान होकर उमेश कांत पत्नी गीता और बच्चों को लेकर ससुराल तरेगना डीह आ गया और वहीं पर परिवार के साथ रहने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और इस बीच उसके बड़े बेटे को बैंक में नौकरी मिल गई और वह चुनार चला गया। बेटी पूनम की खाजे कला के रंजन कुमार से शादी हो गई थी। छोटी बेटी को उसने पढ़ाई के लिए परिवार से दूर भेज दिया था। इसके बावजूद गीता में बदलाव नहीं आया था। वह अरमान से मिलने जमसौर चली जाती थी। इस बात को लेकर पति पत्नी में विवाद काफ़ी बढ़ गया था। फिर भी गीता ने अरमान को नहीं छोड़ा। अरमान की वजह से उमेश कांत की बस्ती बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। दोनों सिर्फ रिश्तों के पति पत्नी रह गए थे। गीता के मायके में रहने के दौरान अरमान का वहाँ भी आना जाना लगा रहता था और इससे परेशान होकर उमेश कांत बेटी पूनम को लेकर कुसुमपुरम कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। पूनम पिता की तकलीफ को समझती थी। वह माँ के चाल चलन को भी अच्छी तरीके से जानती थी। दामाद रंजन भी ससुर के साथ ही खड़ा रहता था। गीता हर महीने के आखिरी दिन कुसुमपुरम कॉलोनी वाले घर आती और जबरन पति की सारी तनख्वाह लेकर चली जाती। उसमें से आधी रकम वह खुद रखती और आधी अपने आशिक को दे देती। वह मायके में ही माँ बाप के साथ रह रही थी। इस बात से उमेश कांत और पूनम उससे काफ़ी नाराज़ थे। पत्नी की हरकतों से अजीज आया उमेश कांत समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से हमेशा के लिए उसे कैसा छुटकारा मिले। इस बारे में उसने बेटी पूनम और दामाद रंजन से बात की। बेटी और दामाद भी गीता की हरकतों से अजीज आ चुके थे। वे भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। दामाद रंजन ने ससुर को भरोसा दिलाया कि वह परेशान ना हो, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही आएगा। रंजन आपराधिक सीरियल बड़े चाव से देखा करता था। सीरियल देखकर ही उसने सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसकी योजना यह थी कि सास की हत्या करके उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं और बैग में भरकर उसे ट्रेन में डाल दिया जाए और इसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा। रंजन ने सास की हत्या की फुलप्रूफ योजना बना डाली और उसने इस योजना के बारे में अपने ससुर उमेश कांत को भी बता दिया। उमेश कांत पत्नी से खुद इतना अजीज आ चुका था कि अब उसे उसके नाम से भी घृणा हो गई थी। वह चाहता था कि जितने जल्दी हो सके गीता नाम की बला से मुक्ति मिल जाए। उसने हाँ कर दी। रंजन चौधरी इस योजना को अकेला अंजाम नहीं दे सकता था। उसे एक ऐसे सहयोगी की ज़रूरत थी जो उसका साथ भी दे और इस राज को अपने सीने में दफन रखे। ऐसे में उसे अपने ही गांव का बचपन का साथी
और कारोबारी पार्टनर राजेश याद आया। वह उसका हमराज था। उसने 20,000 रुपये का लालच देकर उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। राजेश शादी विवाह में किराए पर जनरेटर चलाता था। रंजन उसके धंधे में बराबर का सहयोगी था। योजना के मुताबिक 17 अप्रैल 2017 को पूनम ने मां को फ़ोन किया और विश्वास में लेकर उसे चिकन की दावत पर कुसुमपुरम वाले किराए के मकान पर बुलाया। दोपहर बाद गीता मायके से कुसुमपुरम पहुंच गई। घर से निकलते समय उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। जब वह बेटी के घर पहुंची तो वहाँ पूनम के अलावा उमेशकांत और दामाद रंजन भी मौजूद थे। थोड़ी देर चारों हंसी ठिठोली करते रहे ताकि गीता को शक ना हो। पूनम माँ को रंजन से बातचीत करने को कहकर किचन में चली गई। उमेशकांत भी बेटी के पीछे पीछे हो लिया। उमेशकांत ने पहले ही नींद की दवा मंगाकर रखी हुई थी। पूनम कटोरी में मीट और थाली में चावल परोस कर लेकर आई। नींद की 10 गोलियां पीसकर उसने अच्छे तरीके से मीट की कटोरी में मिला दी थी। पूनम ने माँ को खाना खिलाया और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही गीता का सिर भारी होने लगा और उसे नींद आ गई। गोलियों ने अपना असर दिखा दिया था। गीता के बेहोश होते ही पूनम, रंजन और उमेशकांत सक्रिय हो गए। योजना के अनुसार रंजन ने उमेशकांत और पूनम को वहाँ से खाजे कलां भेज दिया जहाँ उसका पुश्तैनी मकान था, और इसके बाद रंजन ने खाजे कला से अपने दोस्त राजेश को कुसुमपुरम बुला लिया। वह रात 9 बजे के करीब कुसुमपुरम आ गया। बेहोश गीता को जब होश आया तो वह उल्टियाँ करने लगी। रंजन और उसका दोस्त राजेश आगे के कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। गीता समझ गई कि बेटी और पति और दामाद ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। बात समझ में आते ही अपने फ़ोन से अरमान को फ़ोन करके सारी बातें बताने लगी। रंजन ने सास को फ़ोन करते सुन लिया और वह घबरा गया कि कहीं उनकी योजना पर पानी न फिर जाए। वह दौड़कर सास के पास पहुंचा और उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनते छीनते समय दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी भी हुई। तब तक राजेश भी आ गया था। रंजन ने सास को उठाकर बेड पर पटक दिया। राजेश ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और रंजन ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। रंजन ने सास का मोबाइल फ़ोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई उससे संपर्क करने की कोशिश न कर सके, और बाद में उसने हथौड़ी से फ़ोन को चूर चूर कर नाले में फेंक दिया। जब रंजन और राजेश दोनों को यकीन हो गया कि गीता मर चुकी है तो उन्होंने लाश को बेडरूम से निकालकर बरामदे में रखी चौकी पर रख दिया। रंजन पहले ही लोहा काटने वाली 2 ब्लेड और एक गडासा खरीद कर लाया था। वह कमरे से गडासा लेकर आया और उसी से उसने गीता का गला काट दिया। उसने एक बड़ा सा टब चौकी के नीचे रख दिया ताकि घर में खून न फैले। टब में खून जमा हो गया तो वह उसे बाथरूम में फेंक आया। बाथरूम में कई बाल्टी पानी गिराकर उसने खून नाली में बहा दिया। धड़ को सिर से अलग करने के बाद रंजन और राजेश ने मिलकर गीता के दोनों पैरों के 6, दोनों हाथों के 6 और धड़ के कमर के बीच के 3 टुकड़े यानी कुल मिलाकर 15 टुकड़े किए। योजना के अनुसार पहले से खरीद कर लाए गए 2 बड़े लेदर के बैगों में हाथ और पैरों के टुकड़े भर दिए। कटे सिर और धारदार हथियारों को रंजन ने फ्लेक्स के टुकड़ों में लपेट दिया और उसे काले रंग की बड़ी सी पॉलीथीन में रख दिया। यह सब करने में उन्हें 2.5 घंटे का समय लगा। लाश के टुकड़ों को बैग में भरने के बाद दोनों बाथरूम में गए और शरीर पर लगे खून को अच्छे तरीके से साफ किया, और इसके बाद दोनों ने बड़ी सफाई से सारे सबूत मिटा दिए। तब तक सुबह हो चुकी थी। योजना के अनुसार रंजन और राकेश को 18 अप्रैल को दोपहर के 1:30 बजे एक एक बैग लेकर पटना गया पैसेंजर ट्रेन में चढ़ना था। उन्होंने ऐसा ही किया और इत्मीनान से सीट पर बैठ गए। दोनों बैगों को उन्होंने ऊपर वाले सीट पर कोने में रख दिया और फिर पुनपुन स्टेशन पर उतरकर दोनों घर लौट गए। उन बैगों को उसी दिन रात में गया जंक्शन पर जीआरपी ने बरामद कर लिया। अगले दिन 19 अप्रैल को रंजन और राजेश ने जक्कनपुर स्टेशन के बीच गुमटी के पास गीता का कटा हुआ सिर और रेलवे ट्रैक पर फ्लैक्स में लिपटे धारदार हथियार फेंक दिए। फिर रात में ही धड़ और कमर के बीच के किए गए टुकड़ों को उन्होंने बोरे में भरकर कॉलोनी से दूर नाले में फेंक दिया।
20 अप्रैल को जक्कनपुर और परसा बाजार पुलिस ने सिर और धर बरामद कर लिए। बहरहाल रंजन चौधरी ने फुल प्रूफ योजना बनाई थी। हर चालाक कातिर की तरह उसने भी एक चूक हो गई थी कि उसने धारदार हथियारों को फ्लैक्स में लपेट कर फेंका था। फ्लैक्स के ऊपर का पता लिखा था और उस पते के आधार पर ही पुलिस टुकड़ों में बटी गीता के कातिलों तक पहुंच गई और सनसनीखेज हत्या से पर्दा उठा दिया। इस मामले में अरमान मियाँ से भी पूछताछ की गई, लेकिन निर्दोष पाए जाने पर उसे छोड़ दिया गया। कथा लिखे जाने तक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों उमेश कांत, पूनम, राजेश जमानत पर जेल से बाहर आ गए। फरार चल रहा है रंजन चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। राजेश और रंजन अभी भी जेल में है। पति, बेटी और दामाद को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी और ये है एक नाजायज़ संबंधों का अंजाम। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाजायज़ संबंधों का अंजाम कभी भी सुखद नहीं होता और इस कहानी में भी यही हुआ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है एज़ यूजुअल सुषमा साहा जी का फ्रॉम दिल्ली, और उन्होंने कमेंट करके लिखा है कि हेलो मैम, कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुषमा जी, आप बताएं आप कैसे हैं और अपना ध्यान रखें, मौसम चूँकि बदल रहा है। और थैंक यू वेरी मच रेगुलर सपोर्ट करने के लिए। चूँकि आप फैमिली मेम्बर हैं तो थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मेरे पास एक और कमेंट आया है, वो है विमलेश शर्मा जी का। विमलेश शर्मा जी ने कमेंट किया है कि मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो थैंक यू वेरी मच विमलेश जी, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए और कहानी को लाइक करने के लिए। हमेशा जो आप सपोर्ट बना के रखते हैं उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा मेरे पास जो अगला मेल आया है वो है आरती सक्सेना जी का, और आरती सक्सेना जी ने कहा है कि मैं पंजाब से हूँ और मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ जो आप कहानी के शुरुआत में बात करते हैं और कहानी के लास्ट में, वो बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। तो आरती जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, आप इतना सहयोग करते हैं और कहानी को रेगुलर लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।